नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के भाग 6 पर एक नजर डालेंगे, खास तौर पर राज्य कार्यकारिणी और विधानमंडल पर। ये क्विक रिवीजन गाइड की तरह है, ताकि आपकी तैयारी को एक फाइनल टच मिल सके। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, फिर विधानमंडल के दोनों सदनों की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कानून और पैसे से जुड़े बिल कैसे पास होते हैं, और आखिर में कुछ जरूरी फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज्य की कार्यकारी मशीनरी की, मतलब वो सिस्टम जो राज्य स्तर पर कानूनों को लागू करने और प्रशासन चलाने का काम करता है। हमारे संविधान का भाग 6 पूरी तरह से राज्यों के शासन से जुड़ा है। इसमें आपको एग्जीक्यूटिव से लेकर लेजिस्लेचर और जुडिशरी तक सब कुछ मिलेगा। इसे आप राज्यों के लिए संविधान का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जो काफी हद तक केंद्र सरकार की संरचना जैसा ही है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की टीम में मेन प्लेयर्स कौन हैं? इसमें सबसे पहले आते हैं राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, और आखिर में राज्य के महाधिवक्ता। ये सब मिलकर ही राज्य का प्रशासन चलाते हैं। आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देखिए, राज्यपाल राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक बहुत जरूरी पुल की तरह काम करते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि राज्य का शासन संविधान के हिसाब से ही चले। अच्छा, अब ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी टॉपिक है जहां से अक्सर सवाल बनते हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में अंतर। एक बात गांठ बांध लीजिए, मौत की सजा को माफ करने और सैन्य अदालतों के मामलों में आखिरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। चलिए, अब एग्जीक्यूटिव से आगे बढ़कर कानून बनाने वाली संस्थाओं यानी विधानमंडल की बात करते हैं। भारत में राज्यों के पास ऑप्शन होता है। वो चाहें तो एक सदन रखें, जिसे एक सदनीय कहते हैं, या फिर दो सदन, जिसे द्विसदनीय कहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। किन किन राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी? सोचिए जरा। चलिए इसका जवाब देखते हैं। और इन 6 राज्यों को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, KABUTM, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये छोटा सा शब्द एग्जाम के प्रेशर में भी आपको ये 6 नाम याद रखने में मदद करेगा। अब ये जो टेबल है, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक ही जगह पर दोनों सदनों के बीच के सारे बुनियादी फर्क साफ साफ दिख जाते हैं। विधानसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो एक तरह से समीक्षा करने का काम करता है। विधान परिषद की बनावट थोड़ी अलग और जटिल होती है। इसके सदस्य अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ को MLAs चुनते हैं, कुछ को स्थानीय निकाय, कुछ ग्रेजुएट्स और टीचर्स भी चुनते हैं, और कुछ को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसका मकसद ये है कि हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। तो अब हमने सदनों की बनावट समझ ली। अब देखते हैं कि इनमें काम कैसे होता है, मतलब एक साधारण बिल कानून कैसे बनता है, और पैसे से जुड़े बिल यानी मनी बिल का सफर कैसा होता है। ये समझना जरूरी है कि दोनों के लिए प्रक्रिया अलग क्यों है। एक साधारण बिल की बात करें तो यहाँ विधानसभा का पलड़ा भारी रहता है। विधान परिषद की भूमिका ज्यादातर सलाह देने या फिर बिल को कुछ समय के लिए रोकने तक ही सीमित है। वो किसी बिल को हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। तो सबसे जरूरी बात क्या है? विधान परिषद किसी साधारण बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार में 3 महीने, और अगर बिल दोबारा पास होकर आए तो 1 महीना। इसके बाद बिल को अपने आप पास मान लिया जाता है। अब आते हैं मनी बिल पर। इसकी परिभाषा बहुत साफ है। अगर किसी बिल का लेना देना, टैक्स लगाने, सरकार के उधार लेने या राज्य के खजाने से पैसा निकालने जैसे मामलों से है, तो वो मनी बिल है। और हाँ, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर विधानसभा के स्पीकर का फैसला ही आखिरी होता है। और जब बात मनी बिल की आती है तो विधान परिषद की शक्तियां लगभग ना के बराबर हो जाती हैं। वो इसे न तो खारिज कर सकती है, न ही इसमें कोई बदलाव कर सकती है। उसे सिर्फ 14 दिनों के अंदर बिल को वापस भेजना होता है। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि पैसे के मामलों में चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता बनी रहे।
चलिए अब जल्दी से कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में बहुत काम आते हैं। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। आपने कोरम शब्द जरूर सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब है सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है। ये संख्या है 10 सदस्य या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, इनमें से जो भी ज्यादा हो। अगर कोरम पूरा नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। एक और बहुत जरूरी सवाल, वो कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर किसी विधायक या विधान पार्षद की सदस्यता जा सकती है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे विधायी निकायों की अखंडता से जुड़ा मामला है। संविधान में इसके लिए कुछ साफ आधार दिए गए हैं, जैसे अगर कोई सदस्य लाभ का पद ले ले, या उसे अदालत दिमागी तौर पर अस्वस्थ घोषित कर दे, या वो दिवालिया हो जाए, या फिर भारत का नागरिक न रहे। इसके अलावा दल बदल विरोधी कानून के तहत भी अयोग्यता हो सकती है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो हमेशा बहस का विषय बना रहता है, विधान परिषद, जिसकी शक्तियां इतनी सीमित हैं और जिस पर काफी खर्च भी होता है। क्या आज के दौर में उसकी वाकई कोई जरूरत है, या एक समीक्षा सदन और विशेषज्ञों के मंच के तौर पर उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि उसका होना जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।